नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे लैब असिस्टेंट के हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ की, और मैंने पहले प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से शुरू किया है। और इसका कारण ये है कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो है या प्रायोगिक भूगोल जो है उसमें थोड़े से जो क्वेश्चंस है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल का मामला है, थोड़ी कैलकुलेशन का मामला है, इसलिए करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए मुझे लगा कि पहले मुझे ये करना चाहिए, है ना। मैंने आपको अक्षांश देशांतर के क्वेश्चन कराए पिछली बार, मानचित्र की जो मापनी है उसके क्वेश्चन कराए। आज हम ऐसा ही एक और चैप्टर लेके आपके सामने उपस्थित है। आज है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैप्स, है ना। मैप कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार उसका रेगुलेशन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप अपन आज करेंगे। तो जो लोग भी आप साथ में जुड़े हैं, चारोल, जितेंद्र, आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और काम करते हैं अपन आगे। पहले देखिए, हम शुरू करते हैं। मानचित्र प्रक्षेप जो विश्व के मानचित्र के लिए न्यूनतम उपयोगी है, सबसे कम उपयोगी है, ठीक है, बताइए। न्यूनतम उपयोगी है, बताइए। हाँ जी, कौन सा? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, शंकु आकार का जो मानचित्र है, बेसिकली क्या होता है, शंकु आकार के मानचित्र में आप क्या करते हो कि जो मैप है ना, ग्लोब की तरह, उसको आप इस शंकु के आकार में आप तोड़ते हो। इसमें क्या होता है कि जो डिस्टेंस है ना, वो हर जगह पर अलग अलग हो जाती है। एग्जैक्ट डिस्टेंस कभी इसमें आप कर ही नहीं सकते। इसलिए शंकु आकृति का जो मानचित्र है वो इसके लिए विश्व के मानचित्र के लिए न्यूनतम उपयोगी है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे मानचित्र प्रक्षेप जो ना सम क्षेत्र है, ना ही शुद्ध आकार वाला है, तथा जिसकी दिशा भी शुद्ध नहीं होती है, क्या कहलाता है? हाँ, बोलिए। ऐसे मानचित्र जो मानचित्र प्रक्षेप जो ना तो सम क्षेत्र है, अभी थोड़ा मैंने आपको जो पिछले क्वेश्चन में बताया था वहीं से आंसर आ सकता है आपका, चेक करिए। देखिए देखिए, इसका सही आंसर अगेन कौन सा है? शंकु मानचित्र। क्यों? शंकु मानचित्र जो है उसमें आप देखिएगा, जब हम किसी भी मानचित्र को हम क्या करते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपके पास ग्लोब है ना। अगर हम ग्लोब को बेलनाकार आकृतियों में तोड़ दें तो ये कुछ ऐसा बनता है, बेलनाकार आकृतियों में। तो इसमें क्या है, ये वाला और ये वाला गैप रह जाता है ना। अगर हम इसको शंकु की आकृति में तोड़ें, है ना, इसको शंकु की आकृति में तोड़ें, तो कभी भी दो एंगल और दूरी बराबर नहीं आ पाती, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सम क्षेत्र में ना तो ये सम क्षेत्र है, आप देखिए, ना तो ये सम क्षेत्र है, ना ही ये शुद्ध आकार वाला है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस प्रक्षेप में ध्रुव नहीं दर्शाए जा सकते? किस प्रक्षेप में ध्रुव नहीं दर्शाए जा सकते, बताइए। हाँ, किस ऐसा कौन सा मानचित्र है जिसमें आप ध्रुव नहीं बता सकते? ये तो आपके सामने हमेशा रहता है ऐसा मानचित्र। ऐसा कौन सा मानचित्र है जिसमें आप ध्रुव नहीं दर्शा सकते? हाँ, देखो ऐसा है, मैं एक भैया के एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा पहले तो,
है ना। एक भैया कह रहे कि सर आपने जो भी चीजें कराई है उसमें से उनको तो क्वेश्चन तो मिलते ही नहीं है ना। ठीक है, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 1 से 14 या जो भी आपके सारे चैप्टर्स हैं, है ना, आप पहले तो उनको देखिए जाके। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरी पहली दूसरी क्लास आप जाके यूट्यूब पे देख लेना, वहां पे तो मैंने खुला कहा है, यहाँ पे भी मैं कह दूंगा। आप पीडीएफ निकालिए और आप ये क्वेश्चन निकालिए, आपको 10 में से 7 सवाल आपको इसी में से मिलेंगे। और ये कोई मैंने इसलिए नहीं है, ये मैंने पुराने पेपर में से उठाए। 10 में से 10 के क्वेश्चन की गारंटी कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं लेता। जानबूझ के कुछ प्रश्न ऐसे लिए जाते हैं जिनका लेवल थोड़ा और ऊंचा रखा जाता है। पेपर में हमेशा मैं 3 तरह के सवाल रखता हूं, इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन, हमेशा ऐसा रखना पड़ता है। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप इस क्वेश्चन को ले लीजिए, है ना। आप में से कितने लोगों ने इस, बिल्कुल ही, क्या बोलूं मैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, आसान सवाल बोलूं क्या बोलूं, जिसका आपने ऑलमोस्ट ने आंसर गलत ही दिया है। मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर कोई भी आपको मानचित्र पढ़ाएगा और ये आपको अगर इसका मर्केटर आंसर नहीं आता है, तो मैं सच बता रहा हूं, आपके अलावा आप किसी और पे गलती नहीं डाल सकते। आपके सामने जो आप रोज मानचित्र देखते हो, आपको यह पता ही नहीं होगा कि यह मर्केटर मानचित्र है। ये जो इस तरह का मानचित्र आप देखते हो आपके सामने, डेली रूटीन का जो मानचित्र है, क्या आपको पता है कि यह मर्केटर मानचित्र है? मुझे नहीं लगता आपको पता है, क्योंकि आपका आंसर गलत आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे चैप्टर नंबर 26 है, 26 मानचित्र के प्रकारों के बारे में है, और उसमें सबसे इजी क्वेश्चन यही है। आप मुझे ये बताओ, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो इसमें आप किसी गलती कैसे निकालोगे? अभी मैं आपको इसकी पीडीएफ निकाल के बता दूंगा और लाइन टू लाइन बता दूंगा, फिर क्या होगा बताओ। आप एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा वो मिस्टेक क्या है। लैब असिस्टेंट की ज्योग्राफी पटवार वीडियो सीटी की ज्योग्राफी नहीं है। कृपया पटवार वीडियो का ज्योग्राफी पढ़ के लैब असिस्टेंट अटेम्प्ट करने की सोचिए भी मत। गलती वहां हो रही है और कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ऐसे बहुत ही लिमिटेड मुट्ठी भर लोग बच्चे हैं जिन्होंने 66 चैप्टर पूरे किए हैं, और एटलीस्ट वो ये दावा ठोक सकते हैं कि सर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी हटा दो, चलो मैं बाकी के मैं आपके यूं कर दूंगा सवाल। बहुत कम दिखते हैं मुझे यहां से, पता है आपको। मर्केटर मानचित्र जो होता है उसमें कभी भी ध्रुव दिखाया ही नहीं जाता है, क्योंकि मर्केटर मानचित्र जो है अक्षांश और देशांतरों का विस्तार कर देता है। यानी कि ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये पूरी की पूरी लाइन 90 डिग्री साउथ को बताती है। जबकि हमारे ध्रुव कैसे होते हैं, अगर ग्लोब के ऊपर आप देखेंगे, ग्लोब के ऊपर अगर आप ध्रुव देखेंगे, ध्रुव तो एक गोले के रूप में यहां पर और यहां पर है, ये तो इस तरीके से है, इस तरीके से है। जबकि मर्केटर मानचित्र पर इसको फैला दिया जाता है। बात समझ रहे? अब मुझे ये बात मैं कैसे समझाऊं, मैं कभी कभी खुद ही हो जाता हूं कि मैं आपको एक ऐसी चीज एक्सप्लेन करूं कि भैया एटलीस्ट जो बिल्कुल, अब इस क्वेश्चन में आप बताओ मैं इससे इजी क्वेश्चन आपको क्या दूं? नहीं दे सकता इससे इजी सवाल। विकासनीय पृष्ठ के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप का प्रकार है, बताइए। अच्छा, फिर जब मैं आपको जवाब देता हूं वापस, तो फिर आप बोलते नहीं हो। अब वो एस नाम का लड़का था, वो वापस वापस बोल नहीं रहा है। हाँ, एक भैया थे अभी, भागीरथ जी थे, क्या नाम, भागचंद जी नाम था। आप सही कह रहे हैं, भागीरथ क्या भागचंद जी, अब इसका जवाब दो भाई वापस। आप इनके आंसर अटेम्प्ट नहीं करें, अब ये कैसे, इसको कैसे ठीक करें आप बताओ मुझे। कोई बात नहीं, चलो आप अटेम्प्ट करो, देखते हैं अभी आगे। हाँ,
देखिए, विकासनीय पृष्ठ कौन होता है? ऐसी आकृति जिसे समतल किया जा सकता है, जिसे समतल किया जा सकता है। समझ रहे आप? उसे क्या कहते हैं? विकासनीय पृष्ठ कहते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि विकासनीय पृष्ठ क्या होता है। विकासनीय पृष्ठ का मतलब है ऐसी आकृति जिसे समतल किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये ग्लोब है, ठीक है। अब आप ग्लोब के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बेलन बना सकते हैं। बेलन समझते हैं ना आप? ऐसे आप छोटे छोटे बेलन बना सकते हैं और इसको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे खोल सकते हैं इसको। हालांकि खोलने से क्या होगा, इसमें थोड़ी सी तो त्रुटि आएगी, इसमें थोड़ी सी तो त्रुटि आएगी यहाँ पे, बट मोस्ट ऑफ द मैप क्या होगा, खुल जाएगा। समझ रहे हैं? शंकु की जो आकृति है, जैसे अब मैं यहां से ले, अब मैं इसको शंकु की तरह तोड़ना शुरू करूं तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, खोल सकता हूं। बात समझ रहे हैं? तो बेसिकली ये मध्य से प्रक्षेप, आप इसको बीच में से काट दीजिए और काटने के बाद एक 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 टुकड़े को खोलिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई आकृति जिसे समतल किया जा सकता है वो प्रक्षेपित कहलाता है। निम्न में से किसने मानसिक मानचित्र, मेंटल मैप की अवधारणा विकसित की थी? देखिए, ये क्वेश्चन मैं जरूर मान सकता हूं कि ये शायद आपको थ्योरी में ना मिले, है ना? तो कोई बात नहीं। ये है गोल्ड एंड हाइट, मानसिक मानचित्र का होता है। इसको आप कह सकते हैं प्रथम प्रथम दृष्टि मानचित्र। प्रथम दृष्टि मानचित्र मतलब आप सबसे पहले जिस चीज को देखते हैं उसको अपने हिसाब से बना दिया। आपने सामने जो देखा आपने उसको ड्रॉ कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि भाई, के मान लीजिए कि किसी दुकान का किसी ने आपसे पता पूछ लिया, है ना, और आपने क्या, अरे वो शादी के कार्ड के पीछे नहीं आता, शादी का कार्ड होता है कोई कि साहब आपको यहाँ खाना खाने आना है, तो पीछे नहीं बनाते कि ऐसे जाओगे, सामने दुकान आएगी, फिर इस गली में मुड़ना, सामने एक चौक आएगा, वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, वहाँ से सीधा चले जाना। तो ये मानसिक मानचित्र है। समझ रहे हैं आप? इसको ये कहते हैं मानसिक मानचित्र। संसार का मानचित्र बनाने में निम्न में से कौन सा प्रक्षेप सबसे उपयुक्त होगा? अब देखो, जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको किसी भी हालत में आनी चाहिए। हाँ, जरूर मनीष जी, मैं करता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ था, मैं उस समय अवेलेबल नहीं था और आप लोगों का लेट हो रहा था, इसलिए हमारे वो भी सर हमारे साथ ही हैं, उन सर ने वो आपको वो चैप्टर पढ़ाया। उस समय मैं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं अवेलेबल नहीं था, इस वजह से उन्होंने पढ़ाया, नहीं तो पढ़ाने तो सारे मुझे ही थे, तो हम लेट हो रहे थे, इस वजह से पढ़ाया, है ना। हाँ देखो, अभी अपन की चर्चा हुई थी कि ऐसा मानचित्र, है ना, क्या कहलाता है, मर्केटर मानचित्र कहलाता है। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही। और मैं आपको बता दूं, 100% मुझे लगता है इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आना चाहिए, आप देख लेना, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आना चाहिए। चिन्ह भारतीय ऋतु मानचित्रों में बादलों की निम्नांकित में से किस दशा को प्रदर्शित करता है? अरे ये क्वेश्चन यहाँ नहीं आना चाहिए, ये नेक्स्ट चैप्टर का है। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित स्थलाकृतिक पत्रकों में से सबसे छोटा क्षेत्र जिस पत्रक में प्रदर्शित होता है। हाँ, आपके पास जो मैप इंडियन सर्वे निकालता है ना, हमारे जो ऑफिशियल मानचित्र छापता है, सबसे छोटा मैप वो कितने बाई कितने का निकालता है? अच्छा सवाल है। सबसे छोटा मैप जो होता है ना, ये आपको आना चाहिए, पता है, क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक स्केल बताई थी। ठीक है, स्केल बताई थी कि अगर अपन कोई भी मानचित्र बनाते हैं तो अपन की सबसे छोटी स्केल कौन सी होती है, उससे सवाल आएगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ये सबसे छोटी स्केल कौन सी होती है अपनी, ये आंसर वहां से आएगा किसी मानचित्र को बनाने के लिए। देखो यार, बहुत बढ़िया मनीष, वेरी गुड वेरी गुड, आपने ये बात पकड़ी मेरी और आपने आंसर लगाया। मनीष बहुत अच्छे यार। मैंने चैप्टर में बताया था कि जब भी हम कोई मानचित्र आपको कह दिया जाए कि चलो एक मानचित्र बनाओ, तो आपकी जो स्केल होती है, आप उस स्केल को मिनिमम कितने से शुरू करते हैं? 15 इंच से शुरू करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो 15 इंच बाय 15 इंच। ये गलत है यार। लागत नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण और विकास के मूल्यांकन के आंकड़ों को निरूपित करने के लिए निम्न में से कौन से आरेखों का उपयोग सही है? बोलिए। हाँ, 15 इंच या 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही मनीष, बिल्कुल ठीक। देखिए, इसका सही आंसर है चक्र आरेख। अगर कोई इस तरह के आप गोल मैप बना के लेकर आते हैं, इन्हें चक्र आरेख कहा जाता है। जब भी आप किन्हीं चीज़ों को कंपेयर करते हैं, वो एक पाई चार्ट टाइप का ग्राफ नहीं आता है ना, यही उसमें आता है ना। गुणवत्ता नियंत्रण, विकास का मूल्यांकन, तो इसमें क्या होता है कि आप अच्छे से चीज़ों को कंपेयर कर पाते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ते ना तो आंसर आ जाता। आंसर कैसे आता? देखो, कोरोक्रोमेटिक, ये तो रंगीन मानचित्र है, इसका इससे लागत से गुणवत्ता से कुछ लेना नहीं है। कुतुबनुमा, कुतुबनुमा तब होता है जब दिशा का प्रयोग होता है। अब लागत में, गुणवत्ता में और विकास में दिशा का क्या काम है भाई? कोई काम ही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ए, चक्र आरेख। मर्कैप्टर प्रक्षेप एक यथाकृतिक प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप पर अक्षांश एवं देशांतर की लंबाई में समानुपातिक वृद्धि होती है। अच्छा सवाल है, आराम से आंसर देना, समय लीजिए पूरा, फिर आंसर दीजिए। समय लीजिए, फिर आंसर दीजिए पूरा। देखो, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी, यह एक यथा आकृतिक प्रक्षेप है। मतलब कि ये आपकी जो आकृतियां है उनको क्या करता है? कंपेयर करता है। कौन किसके कंपेयर में कितना बड़ा या कितना छोटा है, समझ रहे हैं आप? तो उसी आकृति में ये मैप को दिखाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है अक्षांश और देशांतर की लंबाई में समानुपातिक वृद्धि होती। सही बात है। एक्चुअल में क्या होता है, आपने ये बात नोट करी होगी। देखो, पहली बात तो ये मर्केटर बोल रहा है। कौन सा बोल रहा है? मर्केटर। मर्केटर मैप कौन सा होता है? जो अपन नॉर्मल मैप लाते हैं ना, लटकाने वाला या जो भी, उसमें आपने एक बात नोट करी कि अक्षांश और देशांतर के बीच की दूरी बराबर होती है। मतलब कि इनके जो बॉक्स बनते हैं ये बराबर बनते हैं, समान लंबाई चौड़ाई के बनते हैं। मतलब कि अगर अपन अक्षांशों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो बॉक्स की दूरी को बराबर रखने के लिए देशांतर की दूरी भी बढ़ानी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि ए और आर सही है, आर सही की ए की व्याख्या करता है। ठीक है,
निम्न में से कौन सा प्रक्षेप शंक्वाकार और बेलनाकार प्रक्षेपों का संशोधित रूप कहा जाता है? बोलिए। देखिए, इसमें क्या होता है, इसका सही आंसर है ग्लोबुलर। आपने अगर कोई ऐसा मैप देखा है इस तरीके का, जिसमें क्या होता है, ऐसे दो सर्कल बने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और यहाँ दक्षिणी अमेरिका बने हुए हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वो बनाता है यूरोप, एशिया, वो यहाँ बनाता है अफ्रीका, बनाता है इस तरीके से, या नीचे भारत, अरब प्रायद्वीप, ये सब हो जाएगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। मतलब कि वो क्या करता है, ऐसे दो गोले लेता है, ठीक है। इसको क्या फैलाता नहीं है, ऐसे दो गोले ले लेता है। तो गोले है ना, ग्लोब है, ग्लोब, ग्लोब से ही बना है ग्लोबुलर, ग्लोब से बना है ग्लोबुलर, ठीक है। इसने ना तो इसको फैलाया, ठीक है, ना ही बेलना उसके मर्केटर की तरह इसने अक्षांश और देशांतरों को स्ट्रेच किया। इसने क्या करा, जैसे मान लो आपको पास एक ग्लोब है, ऐसा गोल ग्लोब है, आपको एक बार में इसकी दोनों साइड दिखानी है, तो क्या करोगे कि इसको ऐसे फाड़ के इसके दो गोले बना लो और दो गोले दिखा दो कि देखो साहब ये ऐसे है, ये इसके पीछे था, मैंने इसको यहाँ से फाड़ के सामने ले आया है ना। इसका मतलब ये होता है, यदि किसी मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:1,00,000 से 1:50,000 कर दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? ये गलत मत करना भाई, मतलब क्या बोलूं मैं, रिक्वेस्ट है आपसे। पिछली क्लास में, अब चलो नहीं सिखाया नहीं करा, पिछली क्लास में मैंने आपको बोला है कि अगर देखो ये संख्या दिखाती है मानचित्र पर दूरी, ये संख्या दिखाती है वास्तविक धरातल पे दूरी। मैंने आपसे कहा था कि ये संख्या जितनी कम होगी जूम उतना ज्यादा होगा, जूम, समझ रहे हैं आप, याद करिए, जितनी कम संख्या जूम उतना ज्यादा, जितनी अधिक संख्या उतना बड़ा। अब पहले यार, अब मैं आंसर ही दे दूंगा, पहले आप बताओ। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, मजा आ गया, बिल्कुल सही। अरे भाई जैसे आपके पास एक मानचित्र है ना, ये मान लो ये मानचित्र है, मैं कहूं कि भाई इसको जूम कर, जूम, जूम करने का मतलब क्या है, इसको अपन को बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे आप। अगर आप इसको जूम करोगे, जैसे कि मान लो ये दो बिंदु है, जैसे मान लो ये बिंदु ये है, ये बिंदु ये है, ये इनके बीच की दूरी है, ठीक है। अब मैं कहूं कि यार इसको जूम कर, अगर आप इसको जूम करोगे, ठीक है, तो अब बिंदु की पोजीशन क्या हो गई, यहां और यहां हो गई। अब ये इसकी नई दूरी बन जाएगी, जूम करते ही क्या होगा, बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं आप। यानी कि मानचित्र का आकार क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। जितना अपन इस संख्या को बढ़ाएंगे, है ना, तो इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। समझ आता है ना ये बात? अब ये तो आप मुझे कंफर्म करो, एटलीस्ट ये वाला पॉइंट तो समझ में आया आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किस मानचित्र प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं पर मापक शुद्ध रहता है? सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एस के राठौर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें आंसर से मतलब है ना, आंसर सही होना चाहिए कैसे भी हो। जी बताइए।
अक्षांश रेखाओं पर मापक शुद्ध रहता है? एक्चुअल में ए सी देखो, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आपने मैप ही नहीं देखा है, साइनोसॉइडल मैप। ये ऐसा होता है। ये होता है दोस्तों साइनोसॉइडल मैप। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, आप ये जानते ही हैं कि अक्षांश रेखा जो होती है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? 0 डिग्री। ठीक है। पर अपन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती जाती है। ये आप मानते हो ना? अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती रहती है? कम होती रहती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आप देखिए, पर जबकि अपन मर्केटर वाला मैप बनाते हैं, अब मर्केटर वाला मैप कैसा होता है? ऐसा होता है। अब मर्केटर मैप की क्या दिक्कत है कि मान लो ये 90 डिग्री है और ये मान लो 0 डिग्री है, तो दोनों की आप देखो ना, लंबाई में कोई फर्क ही नहीं है। दोनों की लंबाई में कोई फर्क नहीं है ना? तो ये तो मर्केटर है। और ये वाला मैप कौन सा है? साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल में हमेशा ऐसे आपको देखने को मिलेगा, हेक्सागन होता है ना, हेक्सागन, वैसा। एक नाविक के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन सा है? नाविक के लिए, नाविक पता है, नाव चला के रास्ता ढूंढने वाले जो हैं नाविक कहलाते हैं। उसके लिए बेस्ट मैप कौन सा रहेगा? बोलिए। एक्चुअल में एक नाविक थे, जेरार्डस मर्केटर। ये खुद एक नाविक थे, खुद समुद्रों में बड़ी बड़ी यात्राएं करते थे। समझ रहे हैं आप? तो इन्होंने ही नाविकों के लिए ये मैप बनाया था। एक्चुअल में क्या होता है, समुद्रों के अंदर अपन यात्रा करते हैं ना, दूर दूर तक समुद्र दिख रहा है। समझ रहे हैं आप वहां पे कर्व देख ही नहीं सकते। पृथ्वी का कर्व नहीं दिखता ना आपको, तो सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखता है। तो आपको एक्चुअल में स्ट्रेट लाइंस में चलना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसने, जेराइडस मर्केटर ने मर्केटर मैप बनाया, जिसमें क्या होता है, उसने सब जगहों पर सिर्फ और सिर्फ सीधी लाइन खींची। कर्व कहीं पर है ही नहीं, इसमें कभी कर्व नहीं आता है। कर्व समझते हो ना आप? जैसे अपन ग्लोब बनाते हैं, आप कोई ग्लोब लेके आओ, ग्लोब के ऊपर हमेशा आपको लाइन ऐसे कर्व में मिलेगी। अक्षांश रेखाएं सीधी नहीं मिलेंगी, देशांतर रेखाएं सीधी नहीं मिलेंगी, हमेशा ऐसे मिलेंगी। जबकि मर्केटर वाला मानचित्र जो है, जो हम नॉर्मली सब यूज करते हैं, ठीक है, तो वही है। प्रकाश के स्रोत की स्थिति के आधार पर यदि प्रकाश ग्लोब के केंद्र में स्थित हो तो प्राक प्रक्षेप क्या कहलाता है? बोलिए। देखिए, अभी हमारे पास समय है। मैं कोशिश करता हूं कि ये जो चैप्टर है मैं खुद वापस रिकॉर्ड करके आपके उसमें डालूं। कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। ट्राई करते हैं कि आपका जो भी ये चैप्टर है इसको मैं रिकॉर्ड करके डालूं, ठीक है। देखिए, इसका सही आंसर है नोमानिक प्रक्षेप, है ना। इसमें क्या होता है कि आप, जैसे आपके पास कोई बॉल हो ना, बॉल, उस बॉल के अंदर तो क्या ही रखोगे आप, है ना। अंदर भी रख सकते हो, है ना, अगर आपके पास वो जालीनुमा बॉल हो तो। आप जालीनुमा बॉल के बीच में एक प्रकाश का स्रोत रख दो, ठीक है। अब प्रकाश की किरणें उसमें से जो बाहर निकल रही है उसको ट्रेस करो,
ट्रेस करो और उस ट्रेसिंग के आधार पे मैप बनता है। ट्रेसिंग होती है, पता है आपको, जैसे आपको पता होगा एक टेबल आती है कांच की, उसके नीचे लाइट लगी हुई होती है, आप नीचे मानचित्र रख दीजिए और ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर आता है, ठीक है। अब वो लाइंस दिखती हैं, आप उसके ऊपर ऊपर पेन चलाते रहिए, ठीक है, वो मैप नया मैप बन जाएगा। नॉमिनिक प्रक्षेप, इसको नॉमिनिक प्रक्षेप बोलते हैं। मर्केटर प्रक्षेप पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा जो एक नियत दिशा को दर्शाती है उसे क्या कहते हैं? एग्जाम में आने लायक सवाल है, एग्जाम में आने लायक सवाल है, बोलिए। आपने कभी, पहले तो इसका आंसर ले लीजिए, लंब रेखा या लेक्सोड्रोम। देखो, आपने कभी किसी मानचित्र के ऊपर वो प्लेन्स वगैरह जाते हैं ना, प्लेन्स वगैरह, मान लीजिए कि यहाँ पे भारत है, ठीक है, यहाँ पे भारत है ना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ सऊदी अरब, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है, ऊपर चाइना है ना, इधर यूरोप, इस तरीके से ये सब कुछ है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दिल्ली है और दिल्ली से पेरिस फ्लाइट जानी है, पेरिस, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो आप इस पे हो गया, जनरली तो इस पे ऐसी लाइन दिखती है सीधी कि साहब ये दिल्ली से पेरिस, ये क्या जगह है, पेरिस, दिल्ली से पेरिस की सीधी दूरी, ठीक है। बट ग्लोब के ऊपर क्या होता है, ऐसे यहां भारत है मान लीजिए, ठीक है, और यहां पेरिस है, तो ये दूरी हमेशा ऐसी दिखती है, ऐसी ऐसी, क्योंकि आप जब ग्लोब के ऊपर दूरी तय करोगे तो वो कैसी राउंड शेप में आएगी। सोच के देखो एक बार, जैसे आपके पास एक बॉल है, मेरे पास कुछ नहीं है क्या, जैसे मान लीजिए इस तरह की अपने पास एक बॉल है ना, दिख रहा होगा, ढक्कन है बोतल का। अब आप सोचो कि जब मैं इसके ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मैं उभार से जाऊंगा, सीधा रास्ता थोड़ी तय कर सकता हूं, बॉल तो ऐसे मुड़ी हुई है ना, यहां से मुड़ी हुई है बॉल, उभार निकला हुआ है, तो सीधी दूरी तो हो नहीं पाएगी, अपन को उभार उभार चलना पड़ेगा, उभार के ऊपर से चलना पड़ेगा, तो अपना जो कर्व आएगा ऐसे कर्व शेप में आएगा, सीधी दूरी थोड़ी हो सकती है, ठीक है। तो यही कह रहा है, मर्केटर प्रक्षेप में दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो सीधी दूरी है इसको रंब रेखा या लेक्सेड्रॉम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सीधी दूरी देखने के लिए है, बट ये हमेशा कैसे जाएगी, कर्व में जाएगी, इसीलिए इसको लेक्सोड्रोम बोलते हैं। ड्रोम का मतलब ही होता है कर्व। किस प्रक्षेप को लैम्बर्ट प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है? हाँ, बताइए। देखिए, इसका सही आंसर है बेलनाकार सम क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए अपने पास एक गोला है ना, अगर मैं इसके इस तरीके से टुकड़े कर लूं, ठीक है, आप देखिए ना, इसके एक एक डिग्री के टुकड़े नहीं हो सकते क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते यहां तक आऊंगा, कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे कैसे यहाँ पे भी देखो, 1 2 3 4 करते करते यहाँ पे आऊंगा, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसको खोलो, एक एक पट्टी को खोलो, वो अपने एक
पहले नहीं करते थे, वो एक जैसे आप एक पेपर ले लो, है ना, आप एक पेपर ले लो ऐसा, ठीक है। अब आप इस पेपर को ऐसे यूं, जैसे मान लीजिए गोल था, आप इसको ऐसे मोड़ना शुरू करिए, ये मोड़ा, फिर ये मोड़ा, फिर ये मोड़ा, ऐसे मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के मान लीजिए कि ये एकदम ऐसा गोला हो जाता, गोले की तरह, है ना। अब अपन इसका एक एक टुकड़ा खोल रहे हैं, देखो ये खुला पहला टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, एक एक टुकड़ा खोलेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा। जबकि ओरिजिनली ये क्या था, ऐसा बेलन था। ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली देखो ये क्या था, ऐसा बेलन, बेलन समझते हो ना, है। एक मिनट है, अब दिख रहा होगा। ओरिजिनली देखो ये क्या है, एक बेलन की तरह है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसके टुकड़े करता हूं, एक एक टुकड़ा, एक जैसे ये देखो, एक ऐसा टुकड़ा होगा, ये ऐसा छोटा सा, इसको फोल्ड कर दिया, पहला फोल्ड, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड, करके 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 अपन ने बहुत सारे फोल्ड करके बना दिया। अब जब अपन इसको खोलेंगे ना, तो देखो ये ऐसे पूरा खुल जाएगा, एक एक फोल्ड खुल जाएगा। इसी को बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है, समझ रहे आप। अपन क्या करते हैं, एक एक को खोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह प्रक्षेप जिसमें धरातल के किसी क्षेत्र की यथार्थ आकृति को बनाए रखा जाता है क्या कहलाता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, मैप बनाते समय आपको क्या है, चीजों को छोटा बड़ा करना पड़ता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, हमारा जो नॉर्मल मैप देखते हैं उसमें ग्रीनलैंड बहुत बड़ा दिखता है, जबकि ग्रीनलैंड भारत से बहुत छोटा है, जबकि ग्रीनलैंड आपको भारत से बहुत बड़ा दिखेगा, समझ रहे आप, नॉर्मल मैप देखना। पर अगर अपन ऐसा कोई मैप बनाते हैं जिसमें सभी चीजें बराबर बराबर दिखें, तो उसको अपन कैसा कैसा मानचित्र कहेंगे। बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ था, यथा आकृतिक। वैसे मैं चाहूंगा आप इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना, ऑर्थोमॉर्फिक। इंग्लिश नाम क्या है इसका, ऑर्थोमॉर्फिक, इसको भी याद रखना, है ना। अरे मनीष, गलत कैसे करा बेटा, सीधा सीधा लिखा है ना बेटा, देख, यथार्थ आकृति, यथा आकृति, सिंपल था। यदि एक विकासनीय पृष्ठ ग्लोब को विषुवत वृत्त पर स्पर्श करता है तो उसे क्या कहा जाएगा। बोलो। देखो, विकासनीय पृष्ठ मैंने आपको बताया था जिन्हें समतल किया जा सकता है। जैसे मान लो आपके पास एक आटे का लोया होता है ना, चलो और इजी समझाता हूं मैं। आटे का लोया होता है ना, आटे का लोया देखो थोड़ा गोल सा है ना। अब अपन ने उसको उसको बेलन से फ्लैट करना शुरू किया। अब जब आप उसको बेलन से फ्लैट करोगे तो वो बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि अगर अब जैसे पहले अगर ये पूरा ऐसा गोल होता बॉल की तरह, है ना, और अब आपने इसको ऐसा फैला दिया है, तो होगा क्या, ये एक दूसरे के ऊपर अब क्या होंगे, ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, आप देखो एकदम अभिलंब की तरह हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। होमोलोग्राफिक प्रक्षेप किस प्रक्षेप का दूसरा नाम है, होमोलोग्राफिक प्रक्षेप, बताइए। ये भी याद कर लेना, ये जो नाम है ना इसी में से क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप। होमोलोग्राफिक मतलब बताओ आप पहले एक बार, फिर मैं लेता हूं। देखिए इसका सही आंसर है सम क्षेत्र, है ना, यानी कि इक्वल एरिया
प्रोजेक्शन। इसका सही आंसर क्या है? इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप के लिए कौन सा कथन सही है? कथन सही है। इस चित्र को देख के ही बता दो। चलो, इस चित्र को देख के। मनीष, अगली क्लास 27वें चैप्टर की होगी। देखो, अभी अपन चलेंगे 27, 28, 29, 30, 31। 31 तक रुकेंगे नहीं। 24 से 31 अपना प्रैक्टिकल प्रायोगिक भूगोल था। 24 से 31। आज 26वां चैप्टर है। 24, 25 हो गए हैं। 31 तक नहीं रुकेंगे अपन। ठीक है, कंटिन्यू चलेगा। इसको देख के बता दो यार, इसको देख के कुछ आइडिया ले लो। और आइडिया दो। चलो, और आइडिया दे देता हूं। नहीं बेटा, ये क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही है? ये क्या? मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है। मानक अक्षांश कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, है ना? तो मानक अक्षांश, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? बंद कैसे हो गया? हाँ, आवाज आनी चाहिए। देखिए, मानक अक्षांश पर भाई जितना 0 डिग्री अक्षांश की दूरी है, अपन ने उसी को क्या ले लिया? इस कोण का बेस ले लिया, शंकु का बेस ले लिया। अब जैसे इसको यूं की यूं उठा लूं, मैं यूं की यूं उठा लूं, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ये देखो, ये ऐसा लगेगा। 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते 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 ऊपर 0 तक आना है। हम यही तो मानते हैं कि 0 डिग्री का जो 90 तक आना है, माफ कीजिएगा, 90 तक आना है। हम यही तो मानते हैं कि 90 जो है वो एक बिंदु के रूप में 90 डिग्री। समझ रहे हैं आप? तो बात तो सही हो रही है। देखो, इसमें एक बात तो सही हो रही है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, अक्षांशों के बीच की, अक्षांशों की जो दूरी है वो कम हो रही है, अक्षांश छोटा हो रहा है। ये बात तो सही है, पर देशांतर कैसे करेंगे? देशांतर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसमें यह बात सही है, अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है, पर बाकी चीजें बैठ नहीं रही है। विश्व मानचित्र के लिए, अरे भाई, कभी भी विश्व मानचित्र आ जाए, हमेशा क्या टिक करना? हमेशा क्या टिक करना? मर्केटर। सभी याम्योत्तर रेखाएं वक्राकार होती है? नहीं, सारी नहीं होंगी। ठीक है, यह एक यथा आकृति, यथा मतलब जैसा है वैसा कर दिया, वो तो कहां किया आपने? यथा आकृति है क्या ये आकृति दोनों एक जैसी है क्या? नहीं, ऑप्शन से किया करो आंसर। चाय, चावल, कॉफी, रबड़, उष्णकटिबंधीय फसलों के वितरण को दिखाने के लिए कौन सा उपयुक्त है? मनीष, 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 अक्षांशों की कुल संख्या, अक्षांशों की कुल संख्या 181। बिंदु अक्षांश, बिंदु अक्षांश 2। कौन से? 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण।
फिर अक्षांश रेखाओं या अक्षांशीय वृत्तों की कुल संख्या 179, ये ठीक है। अगर अक्षांश पूछा गया है तो 181 है ना, पर अगर अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त पूछा गया है तो 179, क्योंकि 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, इसके लिए सिर्फ एक बिंदु ही लगाया जाता है। बेसिकली देखिए इसका सही आंसर है बी, क्योंकि देखो इसमें क्या है, अपन को सिर्फ एक क्षेत्र ही लेना है। कौन सा क्षेत्र लेना है? उष्णकटिबंध क्षेत्र ही लेना है, समझ रहे आप? तो उष्णकटिबंध के अंदर ये पूरा एक साथ हो सकता है। मर्केटर प्रक्षेप की रचना किस वर्ष में की गई थी? देखिए सही आंसर है 1569, है ना, ये अभी मैंने आपको बताया था। जेरार्डस मर्केटर, इसने की थी। इनमें से कौन सा पृष्ठ अविकासनीय है, विकास नहीं हो सकता इसका? भाई ऐसी कोई सतह जिसको पूरी तरह से फ्लैट नहीं किया जा सकता, पूरी तरीके से कभी फ्लैट नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? पूरी तरीके से कभी फ्लैट नहीं होगा ये। बहुत अच्छे भैया, भागीरथ, मनीष, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ग्लोब, गोलाकार सतह, ये अविकसनीय, जो पूर्णतया समतल नहीं हो सकता। पूर्णतया समतल नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कनाडियन प्रशांत रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा प्रक्षेप सर्वाधिक उपयुक्त है? बोलिए भाई। देखो इसमें क्या है, आपके पास दो बिंदु हैं, एक ये, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। अपन को इन दोनों के बीच की सीधी दूरी चाहिए, अपन को इन दोनों के बीच की सीधी दूरी चाहिए, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन दोनों के बीच में। मतलब ट्रेन है ना, जहां से चली जहां पहुंच रही है, इसके बीच में सही दूरी चाहिए। तो क्या करूं मैं? है भाई, मैंने एक मानक अक्षांश मान लिया। क्या किया? एक मानक अक्षांश मान लिया और एक शंकु वाला प्रक्षेप बना दिया। आपको नहीं लगता कि इससे क्या होगा? सभी की दूरी, अक्षांशों की दूरी मैं छोटी भी बता सकता हूं, मतलब घटते हुए क्रम में 90 डिग्री की तरफ जा रहा हूं तो घट भी रहा है, प्लस मेरा ये काम भी हो गया कि दो बिंदुओं के बीच में सीधी दूरी आनी चाहिए। फिर देखिए, दिगंशीय प्रक्षेप की मुख्य विशेषता क्या है? एजीमुथल प्रोजेक्शन।
आपने कभी ऐसा मैप देखा है क्या, इस तरीके का, जिसमें ये होती हैं हमारी अक्षांश रेखाएं। ये क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और इसके ऊपर मैप बना हुआ होता है पूरा, इसको वो ध्रुव मान लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, ये ध्रुव, ठीक है। और सब इसके आसपास है, जैसे यहाँ पे होगा आपका उत्तरी अमेरिका, नीचे यहाँ दक्षिणी अमेरिका, है ना, इधर आ जाएगा यूरोप, है ना, यूरोप के नीचे अफ्रीका, इस तरीके से सारे के सारे इसको 90 डिग्री मान के, 90 डिग्री नॉर्थ मान के इसके चारों तरफ होते हैं। इसको बोलते हैं एजीम्यूथल प्रोजेक्शन। तो इसमें क्या होता है, केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाएं सही होती हैं। केंद्र कौन सा मान लिया हमने, 90 डिग्री को मान लिया, 90 डिग्री उत्तर को, और ये सारा बना दिया। मर्केटर प्रक्षेप में ध्रुवों को प्रदर्शित क्यों नहीं किया जा सकता? अब याद करो, मर्केटर प्रक्षेप, ये 90 डिग्री मैंने अभी बार बार बोला कि ये 90 डिग्री उत्तर की लाइन हो जाती है, ये 90 डिग्री दक्षिण की लाइन हो जाती है, जबकि 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण तो बिंदु के रूप में है। हाँ बिल्कुल सही, 90 डिग्री अक्षांश समांतर रेखाएं अनंत पर होती है, क्योंकि जब अपन इसको फैलाते हैं तो बिंदु को भी फैलाना पड़ता है। त्रिविम प्रक्षेप में प्रकाश का स्रोत कहां रखा जाता है? देखिए क्या करते हैं, इसमें ऐसे रखते हैं मैप, इसके नीचे बिछाते हैं एक ऐसे मैप को रखा जाता है, ठीक है। इसके नीचे यहां पर प्रकाश का स्रोत रखते हैं, और फिर यहाँ पे जो मैप की लाइंस बनती है इनका प्रोजेक्शन लिया जाता है। तो ग्लोब से सटे हुए भाग की विपरीत परिधि पर, समझ रहे हैं, नीचे की तरफ इसको लेना पड़ता है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। यानी कि अब क्या होता है कि ये जो लाइंस बनती है ना, इसमें ये सारी लाइंस यहाँ नीचे बनाई जाती है, ग्लोब की सारी लाइंस यहाँ नीचे बनाई जाती है, नीचे एक कागज रख के बनाते हैं। मानचित्र प्रक्षेपों के वर्गीकरण में गणितीय प्रक्षेप का क्या अर्थ है? आसान सवाल है, ऑप्शन में ही आ जाएगा, आपको सामने ही लिखा हुआ है, देखो एक बार। बिल्कुल सही, जिनकी गणना गणितीय सूत्रों द्वारा की जाती है उनको क्या कहते हैं अपन, गणितीय प्रक्षेप कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए थोड़ा पेशेंस रखिए, ये चैप्टर ऐसे ही हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें चीज़ें हो जाएंगी, आप चिंता मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखो, इस चैप्टर को वापस से रिवाइज करो आप, है ना। कोई बात नहीं, मैं अच्छा वो पढ़ाने वाली बात है, मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एस के राठौड़, बिल्कुल ऐसा होगा, कई बार ऑप्शन जो है उसके वर्ड्स आपको क्वेश्चन से मैच करते हुए मिल जाते हैं, ये कुछ गलत नहीं है, अक्सर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आज की कक्षा में इतना ही, नेक्स्ट कक्षा में फिर से मिलते हैं अपन। ये 26वां चैप्टर था, अगली कक्षा 27 चैप्टर की होगी, 31 तक नहीं रुकेंगे हम। तो हम पहले जो शुरुआत करी है हमने 24 से 31 की चैप्टर की करी है, प्रायोगिक भूगोल की। इसके बाद में अगला 1 से 14 उठाऊंगा, फिर मानव भूगोल, फिर आर्थिक भूगोल, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप सबने सुना, पेशेंस रखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। थैंक यू।